औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त शाहिद रशीद आपको स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैंने आज का ये लेक्चर और ये मेरा जो है इस चैनल का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस लेक्चर में आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ जॉब से रिलेटेड ब्रीफ देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। जनरल में मैंने ये चैनल बनाया है स्टडी फॉर नॉलेज। इसका मकसद ये है कि आप स्टडी करें नॉलेज के लिए, ना कि आप रट्टा लगाने के लिए पढ़ा करें। ठीक है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करके उसको रट्टा लगाते हैं, कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपको भूल जाती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, महीने बाद। लेकिन आप जब तक इस चीज़ को समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ आपकी ज़हननशीन नहीं होगी और आप उसको भूलते रहेंगे। तो मेरे चैनल बनाने का यही मकसद था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ साथ आपको भी फ़ायदा देता चलूँ। तो चलें जेंटलमैन, अपनी इस आज की पहली वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको आर्मी से रिलेटेड ब्रीफ देने के लिए बनाई है ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंच सके। जी, यहाँ पर टाइप करते हैं जी PMA लॉन्ग कोर्स डिटेल्स। जनरल में मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एडवर्टाइजिंग और डिटेल पढ़ने के बावजूद अनक्लियर से होते हैं। कोई तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि एज कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, चेस्ट कितनी होती है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो जेंटलमैन देखिए, ये जो हमारा लॉन्ग कोर्स है, इसमें सबसे पहले एजुकेशनल, अगर देखा जाए एजुकेशनल मटेरियल में देखा जाए तो आपकी जो स्टडी होनी चाहिए कि एकेडमिक्स आपकी स्टडी जो हो वो इंटरमीडिएट हो, FA हो या FSC हो। देखें, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आर्मी में नहीं दी जाती कि आप साइंस पढ़े हुए हैं या आर्ट्स में हैं। सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट होती है 60% मार्क्स, और स्पेशल कुछ एरियाज़ होते हैं जिस तरह के फाटा हो गया, बालाकोट हो गया, मनसेरा के एरिया में आ जाते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर हो गए। इन एरियो को 5% खुसूसी रियायत दी जाती है। ठीक है, तो बाकी जो एरियाज़ होते हैं जो शहरों की तरफ होते हैं उनको 60% उन पे नंबर मस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करते हैं। होप सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट का यानी FA FSC का फर्स्ट पार्ट जिन्होंने क्लियर किया होता है 60% मार्क्स के साथ। अब वो सेकंड ईयर में होते हैं, यानी कि उसका सेकंड पार्ट उनका चल रहा होता है, पर वो लोग जो क्या करते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन देखें, आप जब अप्लाई करें तो आपकी रजिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल होगी, आप टेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप सेकंड ईयर के पेपर आप दे चुके हो, यानी पार्ट सेकंड के, चाहे वो FA हो FSC हो। आप जो है आप पेपर दे चुके हों, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आना बाकी हो तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट लेते हैं जिसे होप सर्टिफिकेट कहते हैं। वो आप साथ लेकर टेस्ट सेंटर में जाते हैं और उसकी बेस पे आप जो है ट्रेनिंग करते हैं। तो अब मैं आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सा मेरी ब्रीफ देने जा रहा हूँ और क्लियर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। PMA लॉन्ग कोर्स डिटेल्स लिख के सर्च करने के बाद मैं जा रहा हूँ जी एलिजिबल रिक्वायरमेंट ऑफ PMA, इसको छोड़ें जी। इन दोनों तो PMA लॉन्ग कोर्स 146 चल रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास पूरी एक पेज ओपन हो गया है जिस पे
पूरी डिटेल के साथ लिखा होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एडवर्टाइजिंग पढ़ने के बावजूद जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते, तो स्पेशली उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखें, इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स का है और ये रेगुलर कमीशन होता है ये आर्मी में। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप एफए के बाद आप डायरेक्ट कैप्टन भर्ती हो जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट कैप्टन एफए एफएससी के बाद कौन रखता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे आप आर्मी में 2 साल आप जाते हैं, उधर आपको पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं उधर, तब जाके जो है आपको ऑफिसर बनते हैं, वो भी आप सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर पहले ऑफिसर बनते हैं। तो जो सेकंड लेफ्टिनेंट है ये जो है ये एक आर्जी रैंक्स होता है। इसके बाद जो है लेफ्टिनेंट होता है, फिर बंदा कप्तान बनता है। तो चलें जी, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे दूँ। सबसे पहले मैंने बताया था इंटरमीडिएट और इक्वलेंट, यानी कि देखें आप इंटरमीडिएट में एफए भी आता है, एफएससी भी आती है। तो इस चीज़ को आप हरगिज़ ज़हन में मत रखें कि आपकी साइंस होगी तो तभी आप जो है आर्मी में जा सकते हो। ये लोगों की जहनीत ऐसी होती है, दूसरों को डीमोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि आपके पास एफएससी नहीं, आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये सरासर गलत बयानी है। आप सर्च किया करें, खुद सेल्फ स्टडी किया करें, सेल्फ सर्च किया करें और हर बात को समझा करें। दूसरों की बातों पे आप नहीं आया करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को माइंड हर तरह से क्लियर होगा। तो देखें जी, एजुकेशन में ये बता रहा है, देखें इंटरमीडिएट और इक्वलेंट 17 से 22 साल की एज है। ठीक है, और इसमें जो है रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स बोथ इन अपर एंड लोअर एज लिमिट्स। कहते हैं 3 महीने आपकी एज ज़्यादा हो या कम हो तो इससे इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। उसके बाद नीचे हम सेकंड पोर्शन पे आ जाते हैं जी, ग्रेजुएट्स। ठीक है, यानी कि अगर आप बीए पास हैं, बीएससी पास हैं, तो फिर भी आप जो है पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री जिसके पास होती है। बीएस वाले नहीं आते हैं इसमें। कुछ लोग होते हैं जो बीएस के 4 सेमेस्टर करते हैं, उसके बाद वो कह देते हैं हम अप्लाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आपका बीए या बीएससी है, आपके पास डिग्री है बीए बीएससी की, फिर आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए 1 साल उन्होंने आपकी एज लिमिट एक्सटेंड कर दी 17 से 23 साल। और जो मैंने पहले बताया था कि 3 महीने ऊपर या नीचे एज लिमिट आपकी अगर ज़्यादा हो तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। फिर अगली बात आ जाती है जी, ग्रेजुएट्स विद 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसमें बीएस भी आता है, बीबीए आता है, बीए ऑनर्स आता है। ये 4 साल की डिग्री है। इसमें जो है 17 से 24 साल की एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और एज लिमिट में इसका वही है ऊपर वाला, 3 महीने आपकी ज़्यादा या कम है तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जो आर्मी में जो सिपाही होते हैं, सोल्जर जो भर्ती होते हैं, जिन्होंने एफएससी किया हुआ होता है, ठीक है, तो 17 से 25 साल तक की एज हो तो वो अप्लाइएबल होंगे। उसके बाद नीचे वाला पोर्शन है जेंडर मेल, यानी कि ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीमेल्स होती हैं, वो कहती हैं कि क्या हम भी पीएमए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो देखें, पीएमए लॉन्ग कोर्स जो होता है ये मेल के लिए होते हैं। गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए जो होता है वो लेडी कैडेट कोर्स होता है। इसमें मैरिटल स्टेटस है जी, मैरिट सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज एलिजिबल, यानी कि जो आर्मी में ऑलरेडी जो सर्विंग कर रहा हो, जो सोल्जर हो आर्मी में, उसकी एज जो होनी चाहिए वो 20 तक होनी चाहिए या 20 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद ये तो आपको पता ही, नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, और डोमिसाइल जो होना चाहिए ये आपके सामने कह रहा है जी, डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विद डुअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज़ अदर दैन पाकिस्तान। ठीक है, ये कहते हैं कि आपकी जो नेशनैलिटी हो वो पाकिस्तानी हो। उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आप देख लें जी, ये मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 होनी चाहिए। अमूमन मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक और इनमें जो ग्रुप्स होते हैं आर्मी के, और मुझसे भी खुसूसन लोग जो हैं क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हाइट इसकी कितनी है। तो देखें, हाइट जो है 5 फुट 4 इंच हाइट ये होनी चाहिए, कम से कम आपकी 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और सेंटीमीटर्स में देखा जाए 162.5 सेंटीमीटर
आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद कुछ लोग होते हैं वेट के बारे में पूछते हैं, भाई वेट कितना चाहिए। देखें जैसी आपकी बॉडी होगी, बॉडी के मुताबिक आपका मास देखा जाएगा, उसके मुताबिक जो है आपकी जो है आपका जो है वेट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी एजुकेशन मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपके नंबर कितने होने चाहिए। तो कुछ लोगों, मैंने पहले से कह चुका हूँ कि लोग जो होते हैं वो अनक्लियर होते हैं, उसके बावजूद बार बार पूछते हैं जी 60% मार्क्स हों, कितने हों। कोई कहता है मेरे मैट्रिक में जो है मेरा डी है और एफए में मेरा सेकंड ग्रेड है तो मैं अप्लाइबल हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी से ही मिनिमम 60% मार्क्स इन एफएससी एंड इक्वलेंट, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स आर एबव इन बीए बीएससी ऑनर्स एंड बीबीए विद 50% मार्क्स इन एफएससी आर एलिजिबल फॉर लॉन्ग कोर्स। यानी देखें, पहले तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 60% मार्क्स नहीं है एफएससी में, तो आप इस तरह करें कि आप बीए बीएससी कर लें, ठीक है। फिर उसमें आप जो है 60% मार्क्स हासिल करें। अगर आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स हैं और आपके बीए या बीएससी में अगर आप के जो है 60% मार्क्स हों, यानी बीएस में भी कुछ लोग होते हैं बीएस भी कर रहे हैं ना, तो बीएस में भी अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाइएबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो मैट्रिक को लेकर परेशान होते हैं। देखें जी, इसमें मैट्रिक का जिक्र नहीं है, तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल परेशान ना हो। लॉन्ग कोर्स के लिए, ठीक है, एक डिग्री आपके पास फर्स्ट डिवीज़न की हो जो फाइनल डिग्री है, उससे जो पिछली डिग्री है यानी एफए की है, यानी बीए आपने किया हुआ है तो 60% तो हर हाल में होने ही चाहिए। अगर एफए की है तो 50% से ऊपर होने चाहिए या 50 होने चाहिए। उसके बाद अगर मैट्रिक में आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड डिवीज़न भी है तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। आईएसएसबी में और इनिशियल में सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। उन्होंने आपके मार्क्स के साथ क्या करना है, मार्क्स तो सिर्फ आपको जो है आईएसएसबी तक ले जाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो बाकी वो तो उन्होंने तो आपको जज करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं। उन्होंने आपको जज करना होता है, आपको उन्होंने देखा होता है। तो इन चीज़ों को आप जहन से निकाल दें। फिर उसके बाद मैंने जो है आपसे कुछ बातें मैंने शेयर की थी कि भाई रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स एफएफएससी 50% मार्क्स द कैंडिडेट स्पेसिफाइड एरिया विद डोमिसाइल्स एरिया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बालाकोट, कश्मीर कोहिस्तान, चित्राल, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा के जो इलाके आते हैं, ये स्पेशली उनके लिए 5% नंबरों के साथ रियायत की गई है, यानी 50% मार्क्स के साथ ये अप्लाइबल हैं। फिर उसके बाद आर्मी सर्विंग सोल्जर जो है, इसके 50% मार्क्स होने चाहिए एफएफएससी में, फिर ये अप्लाइबल है। फिर उसके बाद होप सर्टिफिकेट का मैंने आपके साथ जिक्र किया था। अब देखिए, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद 60% मार्क्स एंड appearing in part second final exam can so apply on hope certificate by head of institutions। देखें, जिन्होंने जो लोग इंटरमीडिएट कर रहे हैं उनका अगर 60% मार्क्स के साथ फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड पार्ट के अगर इन्हें एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनका सिर्फ रिज़ल्ट आना बाकी है, तो वो अपने फाइनल एग्ज़ामिनेशन हाल वालों से या जो आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उससे आप होप सर्टिफिकेट लेके आप जो है आप अप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है जी वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट। कैंडिडेट नॉट इशू विद द सर्टिफिकेट्स इन द पोजीशंस ऑफ डुप्लीकेट रिवर्स मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक इंटरमीडिएट बीए must get a verification certificate signed by the secretary controller examination of concerned board university, ठीक है। यानी आपकी जो ये डीएमसीज होती हैं, ये जो है कंट्रोलर ऑफिस से जो है अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी वेरिफिकेशन इनकी प्रॉपरली हो जानी चाहिए। उसके बाद ये ज़रा आप इनको पढ़ लें। सेकंड नंबर पे आ जाता है जी इनएलिजिबल कंडीशंस। इसमें देखें जी बताया गया है कि ए कैंडिडेट इज इनिजिबल
if he twice rejected by ISSB, General Headquarter, Naval Headquarter, Air Headquarter Selection Board, are once rejected by ISSB and once rejected by जनरल हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर। यानी कि देखें ये कह रहा है कि अगर आप 2 बार ISSB से रिजेक्ट हो चुके हैं यानी नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, कुछ होते हैं ना जिन्होंने एक बार ISSB दिया होता है नॉट रिकमेंडेड होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो दूसरी बार जब वो टेस्ट देते तो वो एज आ रिपीटर होते हैं। अगर दूसरी बार वो अगर टेस्ट दें, अगर दूसरी बार भी अगर वो नॉट रिकमेंडेड होते हैं तो फिर उसके बाद आप आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसका बेसिक जो है ये पहला पॉइंट है। उसके बाद यानी कि देखें इससे ये प्रूव होता है कि आपके पास आर्मी के सिर्फ 2 ही चांसेस हैं, 2 के बाद तीसरा आपके चांस है ही नहीं है आपके पास। उसके बाद आता है जी परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, यानी कि जो मेडिकल बोर्ड की तरफ से या CMH की तरफ से जो है अनफिट हो जाए, ठीक है। पहले तो आपका जो है मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद अगर मेडिकल में आपको अगर अनफिट कर दिया जाता है तो आप आर्मी में अप्लाइएबल नहीं होते हैं दोबारा, ठीक है। इसी तरह ये और भी जो है ये जो इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं आप इसको जो है आप इनको गौर से पढ़ लें और इधर उधर की जो है आप जो है फजूल लोगों की बातों से आप जो है उन पे गौर मत करें। जो शख्स आपको डीमोटिवेट करे आप उससे हमेशा प्रेज़ करें और हमेशा मोटिवेट बंदे की तरफ आप जाएं। तो उसके बाद आप जो है इसकी परमानेंटली सिलेक्शन, ठीक है, ये भी आप देख लें कि प्रीमिनरी सिलेक्शंस, यानी इससे मुराद ये है कि आपका जो इनिशियली जो टेस्ट होता है, ठीक है, ये उसके बारे में आपको ब्रीफ करता है कि देखें रिटन में इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, मैथ्स, पाक स्टडीज़, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। द कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल undergo physically medically टेस्ट एंड इंटरव्यू एट AS एंड RCS। यानी देखें आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में, उसमें देखें आपके पास 3 तरह के टेस्ट होंगे। इन्होंने तो एक ही टेस्ट लिखा हुआ है जो एकेडमिक को ज़ाहिर करता है। उससे पहले आपके 2 टेस्ट होंगे, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो उसके बाद ये जो टेस्ट होता है ये होता है जी एकेडमिक पोर्शन इसको कहते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद फिर आपका फ़िज़िकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी कि फ़िज़िकल को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइंग द फॉलोइंग फिज़िकल स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शंस, ठीक है। कहता है जी 1.6 किलोमीटर रन 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट में आपने जो है 1.6 किलोमीटर यानी जाना है, यानी 1.5 किलोमीटर 1 माइल बनता है। उसके बाद 2 मिनट में आपने 15 जो है पुशअप्स आपने निकालने हैं, 2 मिनट में आपने 20 सिटअप करने हैं। उसके बाद जो है 2 मिनट में आपने 3 चिनअप करने हैं। फिर उसके बाद जो है 4 फुट गेरी और 7/7.7 मल्टीप्लाई बाई 7.7 की आपने एक डिच क्रॉस करनी होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। फिर आपको फर्दर सिलेक्शन यानी कि ISSB के लिए आपको कॉल लेटर रिसीव हो जाता है अगर आप जो हैं इसमें कामयाब होते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे आखिर में यही बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि डीमोटिवेशन की तरफ कभी मत जाएं, हिम्मत ना हारें, अपनी मेहनत करें, रट्टा मत लगाएं। आप हर चीज़ को समझ के आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी जो है नाकाम नहीं होंगे। अगर आप जो है रटेंगे एक चीज़ को बार बार तो फिर आपके लिए मसला होगा, क्योंकि वो रटे की चीज़ परमानेंटली आपको याद नहीं रहती, वो जस्ट टेम्पोरेरी होती है। तो रटे से आप बचें, तो समझें, हर चीज़ को समझ के आप जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका दोस्त शाहिद रशीद। अस्सलाम वालेकुम।